नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आवाज देश की में हम मध्यस्थता विधेयक 2023 को केंद्र में रखकर बात करेंगे न्याय मिलना आसान होने की। संसद ने मध्यस्थता विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में मध्यस्थता की प्रक्रिया को सुगम बनाने और अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में भारतीय मध्यस्थता परिषद स्थापित करने का भी प्रावधान है। राज्यसभा ने पिछले दिनों चर्चा के बाद सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न संशोधनों के साथ उक्त विधेयक को मंजूरी दी थी। मध्यस्थता विधेयक 2023 का उद्देश्य क्या है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। मध्यस्थता विधेयक 2023-2021 को राज्यसभा में पेश किया गया। चर्चा के बाद विधेयक स्थायी समिति को भेजा गया। सरकार ने समिति के सुझावों को माना और संसद ने 7 अगस्त को मध्यस्थता विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। विवादों का समाधान, वाणिज्यिक और अन्य मध्यस्थता लागू करना है। निपटान समझौते, मध्यस्थतों के पंजीकरण के लिए एक निकाय प्रदान करना है। सामुदायिक मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना भी है। ऑनलाइन मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करना, हमारी न्यायिक प्रणाली पर बढ़ते जा रहे बोझ को कम करना भी है। पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे दो विशेषज्ञ मेहमानों के जरिए। राजीव मणि जी, अपर सचिव विधि मंत्रालय, भारत सरकार, हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जेवियर जी, अध्यक्ष हैं एशिया प्रशांत मध्यस्थता केंद्र के, वो वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है जनता जनार्दन का, ताली बजनी चाहिए। राजीव जी, जो हमारी वर्तमान व्यवस्था की बात करें मध्यस्थता कानून को लेकर, वो क्या कुछ थी और क्या कुछ बदलाव हो गया है? ऐसा है प्रतिबिंब जी, मध्यस्थता कानून जो अभी संसद ने हाल में पारित किया है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है जो कि अब कानून बन रहा है। राष्ट्रपति जी का उसका जैसे ही अनुमोदन मिलेगा। हमारे देश में मध्यस्थता या मीडिएशन कई तरीके से कई विधेयकों में, कई कानूनों में पहले से ही उसका प्रेजेंस है, पर एक स्टैंड अलोन लॉ के रूप में मध्यस्थता के लिए कोई कानून नहीं था। तो जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि देश में एक जल्दी न्याय मिले, लोगों को त्वरित न्याय मिले, उसके लिए अन्य जो भी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है, मीडिएशन है, उसके लिए एक तंत्र बनाने के, वैधानिक तंत्र बनाने की बहुत नितांत आवश्यकता थी। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन के लिए ऑलरेडी हमारे पास आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 है जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है। पर मीडिएशन एक टोटली डिफरेंट प्रोसेस है। वो एक बिल्कुल एडवर्सरियल नेचर का नहीं है, जो कि आर्बिट्रेशन में भी एक एडवर्सरियल नेचर ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रहता है। पार्टियां अपना पक्ष रखती हैं, फिर उस पर आर्बिट्रेटर साहब अपना निर्णय देते हैं। मध्यस्थता में क्या है कि पार्टीज खुद ही अपने निर्णायक हैं, अपनी डिस्प्यूट के निर्णायक स्वयं हैं। तो उनके हाथों में वो शक्ति इस विधान के द्वारा दिया गया है कि वो स्वयं अपने चाहें तो अपने डिस्प्यूट्स का जो सिविल और कमर्शियल नेचर के हैं, उसमें दोनों पार्टियां आपस में बैठ के एक मध्यस्थ, जिसमें एक न्यूट्रल मीडिएटर उनके समक्ष होगा, उसके सामने अपना पक्ष रख के वो मीडिएटर उन दोनों को फैसिलिटेट करके एक बहुत एमिकेबल तरीके से किसी विवाद का निस्तारण किया जा सकता है। तो उसके लिए ये मध्यस्थता विधेयक जो हम लोग का मीडिएशन बिल है वो बहुत महत्वपूर्ण एक हमारी न्यायिक व्यवस्था में पड़ाव है। जी जी जी। अनिल जेवियर जी, ये अभी तक की बात आपने सुन ली होगी और आप तो अध्यक्ष हैं एशिया प्रशांत मध्यस्थता केंद्र के। क्यों ज़रूरी था ये विधेयक और अभी तक की जो मध्यस्थता या मीडिएशन को लेकर स्थिति रही है देश में, वो क्या कुछ कहती है? Thank you. See, as Mr. Rajimani said, for the very first time, we have a law exclusively on mediation. Because earlier, the mediation that was done earlier, because we had two types of mediation that was prevalent in India prior to this. One was the court annex mediation, which was going under the Code of Civil Procedure, which are matters which are already before court, and the courts will direct the parties to go for mediation. That was one method. The second method was for commercial dispute which were coming under the Arbitration and Conciliation Act, which
by this act, that conciliation portion was repealed. The advantage is now, see, if you look at any developed country, access to justice is the most important thing, because in your introduction you said about access to justice and to cut off the delay in getting justice. See, if you look at any developed country, people or litigants are given different options to avail justice. So till now, we had only two types of options to go in. One is the regular courts, and second was, if it's a commercial matter, you could have gone to arbitration under a different contract. But for the very first time, even before going to court, any litigant for any matter, except certain few disputes which are criminal in nature, which contains fraud, except those things, any dispute can be taken to mediation before a person goes to court. So it's a major revolution in our country. After, we can say, after independence, for the very first time, the litigants are getting an option to resolve their disputes even before they go to court. So it's a revolution by itself, and this will change the entire phase of justice delivery and access to justice to the people of India. So it's a very important act that was passed by the parliament, and we should appreciate the government of India in doing it. जी, अनिल जी ने विकसित देशों से इस विषय को जोड़ा, और हम तो प्राचीन काल से ही मीडिएशन और मध्यस्थता में विश्वास रखते हैं। हम लोग सबसे पहले पंचों के पास जाया करते थे, राजा महाराजा तो बाद में किसी विषय का निर्णय लिया करते थे। जनता जनार्दन, बल्कि कह सकते हैं कि कानून की पढ़ाई करने वाले तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनके बहुत सारे सवाल भी हैं और कुछ ऐड ऑन भी करना चाहेंगे। क्या कुछ इस विधेयक को लेकर आपकी सोच है? राजीव जी, सबसे पहले तो मैं सरकार की तारीफ़ करना चाहूँगा, ये स्टेप सच में काबिल तारीफ़ है। लेकिन मैं बस एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इसमें लिखा गया कम्युनिटी मीडिएशन पे भी फोकस है इस एक्ट में। व्हाट इज़, क्या आप कम्युनिटी मीडिएशन में थोड़ा एलाबोरेट करेंगे ताकि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा समझ में आए लोगों को? जी, जैसा कि आपने इंगित किया है, ये पहली बार एक्चुअली जो हमारे कानून में एक प्रावधान किया गया है कम्युनिटी मीडिएशन का, यानी कि दो पक्षों या दो समुदायों या दो वर्गों के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है जिससे कि ये लगता है कि उसमें आगे चल के शांति भंग होने की आवश्यकता हो सकती है, शांति भंग हो सकती है या प्रभावित हो सकती है, तो ऐसे में जैसा कि आपने अभी स्वयं कहा कि हमारे देश में एक प्राचीन व्यवस्था रही है पंचों की, जिसमें कि अगर दो वर्गों के बीच में या दो समुदायों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद होता था तो एक वो श्रेष्ठ मान्य व्यक्ति जो समाज में होता था उसके पास जाते थे और अपनी समस्या कहते थे, वो उसका निदान करता था। उसी तरीके से इस प्राचीन व्यवस्था को हमने एक प्रकार से नया जामा पहना के अपने इस विधेयक में सरकार ने जो प्रस्तुत किया पार्लियामेंट में उसमें रखा गया, पार्लियामेंट ने उसे पास किया है। ये एक बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था होने वाली है, क्योंकि ऐसी कई छोटी मोटी डिस्प्यूट्स होती हैं, चाहे खेत की मेड़ का हो, चाहे पार्किंग की विवाद हो, चाहे किसी और मुद्दे पे दो पक्षों के बीच में तकरार हो जाए, जो कि वैसे बहुत ज़्यादा उसमें गंभीर तथ्य नहीं होते, ना कोई लीगल उसमें इश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, कई बार वो बस मैं की लड़ाई हो जाती है। तो इस लड़ाई को अगर हम लोग समाज के जो श्रेष्ठ जन हैं, जो समाज में जिनका सम्मान है, ऐसे लोगों के समक्ष रख कर दोनों पक्ष सहमति से उस विवाद को उनके सामने रखें और उसका निस्तारण करें, तो ये तो एक बहुत बड़ा समाज के लिए भी एक देन है। व्यक्ति के लिए नॉर्मली कानून होता है कि भाई अपने राइट्स को वो एनफोर्स कर रहा है, पर यहाँ पर समाज में भी अगर कोई किसी प्रकार का विवाद है तो उसके लिए कानून में एक व्यवस्था कर दी गई है कि आप इस माध्यम से इसको रिकोर्स को लेकर अपने इस विवाद को एक शांतिपूर्वक ढंग से निपटा सकते हैं और आपस की जो राजी खुशी या जो राजीनामा है उसमें कोई किसी प्रकार का खलल या किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ेगा। तो ये हमको लग रहा बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है जो कि कानून ने इसमें रखा है। और कोई सवाल जल्दी? सर, मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि हमारे देश में केस पेंडेंसी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो ये किस तरीके से मदद करेगा केस पेंडेंसी को कम करने में? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि केस पेंडेंसी की जहाँ तक हम लोग का बात है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, करोड़ों की संख्या में है। और जैसा कि मेरे मित्र अनिल जेवियर जी ने कहा कि इस विधेयक में ये प्रावधान है कि आप कोई भी विवाद होता है तो उसको प्री लिटिगेशन मीडिएशन, यानी कि विवाद को न्यायालय में जाने से पहले ही मीडिएशन के प्लेटफॉर्म पे ले जाएं और वहाँ पर उसका प्रयास करें अपने स्वयं तरीके से, बिना किसी दबाव के, कि वो रिजॉल्व हो जाए। तो अगर इसमें हमको लगता है कि पार्टीज़ इसको धीरे धीरे आत्मसात करेंगी इस
नई प्रणाली को, तो हमको लग रहा है उनको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। और वो जो निर्णय होगा इस प्री लिटिगेशन मीडिएशन का, वो भी कानून में उतना ही मान्य है जैसे कि किसी और एडवर्सेरियल लिटिगेशन में होता है। जो उसमें निर्णय आता है उसी निर्णय के समकक्ष ये आपसी सहमति से जो निर्णय लिया गया होगा उसका भी वही स्टेटस है। जी जी, ये अनिल जेवियर जी हमारे साथ लगातार वर्चुअली जुड़े हुए हैं, कोई सवाल उनसे? सर अनिल जेवियर सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो मीडिएटर्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी और उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट होगी कि वो किसी करप्ट प्रैक्टिस में ना इन्वॉल्व हों? सवाल सुन लिया होगा आपने? Yeah, I got it. I got it. Ji. And so it's in fact it's a very good question because for the very first time, because in fact earlier question we discussed that in India mediation was there in our culture, but for the very first time mediation and the profession of mediator is being very seriously considered by the government, and to bring professionalism for mediators and to create quality of the mediators and to make sure that the mediators are regulated properly, the Act stipulates for a Mediation Council of India. And the Mediation Council of India will be stipulating the qualifications and the prescribed code of ethics for the mediators to function. So, unlike a normal mediator we see normally when we talk about mediation, we'll be appointing anybody to mediate, and we don't know in what manner he will be mediating, under what code of conduct or under what regulation he will be mediating. But now we have brought in a beautiful law whereby the Mediation Council of India will be regulating the profession, and many people, because the mediator. It is not required that a mediator should be having a legal background, because anybody can be a mediator. So once the Mediation Council of India prescribes the qualification of mediators and the code of conduct that regulates the profession of mediator, see many people, because now in the courts more than 5 crores cases are pending, and outside the court also there are many matters pending which cannot be resolved. So it's a huge, what we call, professional opportunity for youngsters to get involved in community mediation. Earlier, Rajiv Mani ji was telling about community mediation, because community mediation is a permanent structure where mediators are empaneled as community mediators, and for every mediation, every dispute that affects the harmony and peace of the society, a 3-member panel is appointed for resolving that dispute. So it's a huge opportunity to develop the concept of mediation, and to actually the mediation law, it's going to create a new culture where the people are themselves empowered to resolve their disputes without any police assistance or court assistance. They will get the power, they will get the culture to resolve the disputes on their own. So it will be a cultural shift by this act that is envisaged. जी, ये एक है कि जो मीडिएटर्स होंगे उनको रजिस्ट्रेशन के लिए एक निकाय भी उपलब्ध करवाया जाएगा सरकार की तरफ से, वो क्या पूरा प्रोसीजर है? एक्चुअली ये मीडिएशन बिल का जो मुख्य बिंदु है वो इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन यानी कि संस्थागत मीडिएशन को प्रमोट करना है। कोई भी चीज़ एक संस्था के रूप में चलती है तो उसमें नियम, कानून और कायदे होते हैं, और उस हिसाब से वो समयबद्ध सीमा में कोई भी निर्णय, जैसे मीडिएशन का 180 दिन में निर्णय करना है मीडिएटर को, तो उसको एनफोर्स करा सकता है और उसके हिसाब से उसको रेगुलेट कर सकता है। चूँकि मीडिएटर का एक काफ़ी भारी संख्या में हमारे देश में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए एक आवश्यकता महसूस हुई कि उसके लिए हमको एक संस्था बनानी चाहिए जो मीडिएटर्स को रजिस्टर करे और उनके आचरण और उनके कदाचार पर भी एक नज़र रखे। तो इसके लिए मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया का इस कानून में प्रावधान किया गया है, जो कि मीडिएटर्स को रजिस्टर करेगा और मीडिएटर्स की रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करेगा, और उनके अगेंस्ट अगर कोई कदाचार की शिकायत आती है तो उसको भी वो उस पर विचार करके जो भी अप्रोप्रिएट उसमें कार्रवाई होगी उसको करने के लिए कानून में विधान दिया गया है। तो इस प्रकार से चूँकि एक बहुत बड़ा एक सिस्टम खड़ा होने वाला है, तो इसके लिए एक स्थायी तंत्र जो मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित किया जाएगा, वह सारे मीडिएटर्स के जो इस रजिस्टर होंगे इस संस्था में, उनके ऊपर एक प्रकार से ये देखेगा कि वो सही तरीके से अपना काम करें। जी जी, कोई और सवाल? एक सवाल सर से ऐसा है कि जैसे कि वॉलेंट्री बनाया गया प्री लिटिगेशन मीडिएशन को, तो ये मैंडेटरी बनाने से कैसे अलग है? देखिए, जो बिल जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसमें ये प्रावधान था कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन को वॉलेंट्री किया जाएगा, पर बाद में ये चूँकि संसदीय प्रक्रिया के हिसाब से ये बिल दिसंबर 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसके बाद संसदीय समिति जो के समक्ष गया, उन्होंने ये इसमें एक रिकमेंडेशन दिया कि इसको अभी मैंडेटरी ना करके वॉलेंट्री कर दिया जाए, क्योंकि मीडिएशन बाय वेरी नेचर ये जो है एक वॉलेंट्री
नेस की इसमें बहुत बड़ी संपुट रहता है। तो उस प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए ये कहा गया कि अभी फ़िलहाल जो है अगर पार्टीज़ चाहें तो हम लोग उनके लिए एक वैधानिक तंत्र तैयार कर दिया है, जिसको वो यूटिलाइज़ करके अपने विवाद को बिना किसी जोर या दबाव के या इवन कानूनी दबाव के इस केस में आप चाहें तो आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें अन्य प्रावधान है कि अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल भी अगर उसको लगता है कि कोई मामला उसके सामने है, सेक्शन 89 के अलावा इस कानून में भी ये दिया गया है प्रावधान कि उसको भी लगता है कि किसी मामले में मीडिएशन हो सकता है तो वो पार्टीज़ को दोबारा मीडिएशन के लिए भी रेफ़र कर सकता है। जी जी, इधर से कोई? जी सर, मेरा क्वेश्चन राजीव सर से है हाँ। कि ये बिल इंटरनेशनल मेडिएशन सेटलमेंट की भी बात करती है, तो उसकी इन्फोर्सिबिलिटी कहाँ से, मतलब बिल तो फिर इन्फोर्सिबिलिटी की बात नहीं करती, तो वो मतलब इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, ये बिल जो है इसमें एक इंटरनेशनल मीडिएशन के लिए भी व्यवस्था की गई है, जिसमें कि अगर एक पार्टी भारत की है और एक पार्टी बाहर की है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई कंपनी हो या कोई बॉडी हो या कोई विदेशी सरकार हो, तो एक पक्ष अगर भारत का है और एक पक्ष अगर बाहर का है, गैर भारतीय पार्टी है, तो उनके लिए भी इस कानून में व्यवस्था की गई है कि वो इस कानून के हिसाब से यहाँ पर अपना मीडिएशन कर सकते हैं और वो मीडिएशन भी एक डोमेस्टिक मीडिएशन के हिसाब से एनफोर्स किया जा सकता है हमारे देश में। तो इस प्रकार से इस जो मीडिएशन तंत्र की जो व्यवस्था है वो ना केवल डिस्प्यूट जो भारतीयों के बीच में, बट भारतीय और एक पार्टी अगर विदेशी है तो उसके बीच में भी डिस्प्यूट है तो उसको भी मीडिएशन के माध्यम से रिजॉल्व किया जा सकता है और उसी तरीके से यहाँ पर जैसे अन्य डिस्प्यूट्स को एनफोर्स किया जा सकता है उसी तरीके से वो डिस्प्यूट भी एनफोर्स होगा, किया जाता है। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी मीडिएशन का प्रोविज़न जो है सिर्फ सिविल केसेस के लिए है, लेकिन क्या हम इसको छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस जैसे डिफेमेशन केस वगैरह इसमें भी ये ला सकते हैं प्रोविज़न को? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बात की, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल मीडिएशन की व्यवस्था हमारे कमर्शियल कोर्ट्स 2015 जो एक्ट है उसमें थी, उसमें खाली कमर्शियल केसेस के लिए थी, सेक्शन 89 सीपीसी में सिविल केसेस के लिए थी। अभी इस जो कानून में मीडिएशन एक्ट जो बनने वाला है उसके हिसाब से मीडिएशन सिविल और कमर्शियल के अलावा क्रिमिनल केसेस में भी हो सकता है, पर ये जैसे वो केस होंगे जो हाँ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, वो न्यायालय जिस न्यायालय के सम्मुख वो मामला लंबित होगा वो न्यायालय उसको मीडिएशन के लिए रेफ़र कर सकती है और उसमें जो भी उस मीडिएशन का आउटकम होगा या निर्णय होगा वो दोबारा न्यायालय के सामने समक्ष रखा जाएगा और उस पर वो फिर आगे की कार्रवाई अपने विधान के अनुसार करेगी। ये व्यवस्था हमारे इस बिल में दिया गया है। Anil sir, my question is directed at you. Since we are talking about exclusion, apparently government has been excluded from this bill. And it is said that government is the biggest litigant. Around 50% of the cases are running against government. तो अगर government को exclude कर दिया गया इस bill के provision से, तो जो इस bill का USP है कि केस लोड कम होंगी, क्या वो affect नहीं होगा और उसको फिर कैसे again फिर इस bill को again अगर government excluded है तो कैसे इसको फिर देखना चाहिए इस step को? No, see, in this bill, when it was first introduced in 2021, there was a total exclusion of the government. But in the bill that is introduced in 2023, even government disputes which are related to commercial matters. So even if the government is having a commercial contract with anybody, or there's a commercial dispute with anybody, that can go up for mediation. Only the government sovereign powers or any action done by official capacity or in sovereign capacity, you cannot mediate. But for all other matters, but the only condition is if you look at section 49, because in section 49, if a mediation is conducted by a government, that's a very beautiful section that was introduced in the Mediation Act. Because earlier, even when courts sent matters for mediation where government is one of the parties, see the officer representing the government will not take a decision, because in mediation the parties will have to take the decision and parties will have to own the decision. But the government officer will not be able to take a decision because any disciplinary proceedings can be taken for giving any concession in any contract. So those type of disciplinary proceedings were there against an officer if they take up a concession or they give away or they come out with a settlement on corruption allegations. But in the Mediation Act under section 49, if a settlement is made by an officer of the government, then they have to get it ratified by an authority of the government, and only after the ratification is made by the authority that settlement is made. So the government officers also is given a protection to come for mediation, and
participate in mediation and take a decision, because they will not be put to the strain of any disciplinary proceedings, because it is ratified by an authority of the government before the settlement is made. So it is not correct to say that the government disputes are not mediatable, because even if the government is party to a commercial transaction, it is mediated. As you said, the majority of the cases with the government may be of other statutory issues or sovereign powers. Those matters cannot be mediated, because that is affecting the public at large. Because the one fundamental thing is in mediation is you cannot mediate a matter which affects the public at large. So nothing, anything which is interpersonal. So in contractual dispute, the government is also a party to the contract. So interpersonal matters can be mediated, and government can the disputes with government also can be mediated. एक बड़ी बात और भी है, ये आपने राजीव जी काउंसिल की बात की कि एक परिषद का गठन भी किया जाएगा, तो परिषद के जो ऑफिशियल्स होंगे, अधिकारी जो होंगे, वो कौन होंगे, और क्या इस काउंसिल के केंद्र अलग अलग शहरों और अलग अलग जगह पर भी खोले जाएंगे कि मध्यस्थता थोड़ी सी दिल्ली से बाहर के राज्यों शहरों में रहने वाले लोगों के लिए भी थोड़ी सी आसान हो जाए? जी बिल्कुल, एक्चुअली मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एक 7 सदस्यीय संस्था है, जिसमें कि एक अध्यक्ष हैं, 2 मेंबर्स हैं, उसके अलावा सरकार के 2 प्रतिनिधि हैं, एक इंडस्ट्री बॉडी का भी प्रतिनिधि है, और एक जो है उसका मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो बनेगी उसके CEO का। तो इस प्रकार से 7 लोगों की वो एक संस्था है। उसमें चेयरपर्सन होंगे, वो एक एमिनेंट आदमी होंगे, एमिनेंट पर्सन, जो कि जिनका कानून या ADR और प्रेफरेबली मीडिएशन में जिनका लंबा अनुभव रहा होगा। ऐसे ही सदस्य भी 2 जो नामित किए जाएंगे सरकार द्वारा, वो लोग भी रहेंगे। तो एक प्रकार से ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस लोगों का एक समूह होगा जो इस मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया को चलाएगा। दूसरी बात रही मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक मैंडेट है कि वो मीडिएशन को पूरे देश में प्रमोट करे। तो उसके लिए ये जो जहाँ तक गवर्नमेंट डिस्प्यूट की अभी पहले इससे बात हो रही थी, तो इसमें राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को भी ये अधिकार दिया गया इस बिल द्वारा कि वो किसी और प्रकार की डिस्प्यूट्स को भी नोटिफाई कर सकते हैं जो कि मीडिएशन के द्वारा सेटल हो सकती है। इस बिल में ये भी मैं बताना चाहता था कि फर्स्ट शेड्यूल एक ऐड किया गया है, जिसमें कि वो हमको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें जिस प्रकार की जो वाद उसमें चिन्हित किए गए हैं उसमें मीडिएशन हो ही नहीं सकता है। तो उनको छोड़ के केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भी किसी प्रकार के वाद जिसमें वो पार्टी हों उसको नोटिफाई कर सकती हैं नोटिफिकेशन के द्वारा, और के बाद वो वाद भी मीडिएशन के द्वारा रिजॉल्व किया जा सकता है। तो इसके नाते मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया का ना ही केवल मेट्रोज़ में जो कि बड़े शहर हैं, बल्कि पूरे देश के छोटे छोटे शहरों और में भी काफ़ी उसका सहयोग रहेगा कि मीडिएशन इंस्टीट्यूट्स को वो रेगुलेट करे, वहाँ पर मीडिएशन इंस्टीट्यूट्स बने, वो मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से और जो विधान दिया गया है हमारे मीडिएशन एक्ट में उसके हिसाब से मीडिएशन को कंडक्ट करें और पूरे देश में इसको पॉपुलराइज करें। 2-3 सवाल जल्दी से जी। Sir, my question to you, to both of you exactly, is any lacuna or any criticism of this act, any limitations which are there, which you see in this act? I would not say that any law is perfect in its initial sense. From our side, I think we have tried to make it as a reasonable and law which is beneficial to the public at large. We had wide range of consultations. We had, the parliamentary committee which examined this bill also had a wide range of consultations with the public. And thereafter, in our sense, I think we have come up with a good law which is highly beneficial to the public. The only thing which I think is required is that we should imbibe a culture of, amicable resolution of disputes, which is presently missing in our thought process, and we are actually more our mind is more keen to think about adversarial litigation, which has been the culture since last so many ages, and particularly I think the era of colonization which the India had faced being under British rule. So I think the incorporation of mediation bill and its effect in the modern times in the country, in fact, is I think to a great extent linking to our ancient heritage and doing away with the colonial legacy also. जी, लास्ट सवाल जल्दी जी।
सर अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अ गुड सेटलमेंट इज़ फार मोर बेटर देन अ गुड लॉ सूट. आई अग्री ऑन दिस सर, बट माई क्वेश्चन टू यू इज़ जुडिशरी में एक लोगों का फेथ है, वो इस आशा से जाते हैं कि एट द एंड चाहे कितना भी लेंदी प्रोसेस होगा लेकिन सॉल्यूशन निकलेगा उनके डिस्प्यूट का. क्या मीडिएशन में लोगों का वो फेथ और वो कॉन्फिडेंस बन पाएगा? क्या बिल में ऐसा कोई प्रोविज़न है? और माना जाता है, लोगों का ये परसेप्शन है कि मीडिएशन प्रोसेस में एट द एंड सॉल्यूशन नहीं निकल पाते हैं. तो इन केस वो सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव बात की गई है बिल में? जी, आखिरी सवाल, चलिए जल्दी से। और सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे मीडिएशन है तो उसमें कोई ऑनलाइन प्रोविजंस भी है कि लाइक हमें मीडिएटर के पास हमेशा अपने डिस्प्यूट्स को लेके जा नहीं सकते, तो कोई ऑनलाइन भी ऐसा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है जहाँ पे हम ऑनलाइन भी अपने कंप्लेंट्स या फिर कुछ भी चीज़ हो तो वहाँ पे रिजॉल्व करा पाए? इन दोनों सवालों के जवाब के साथ कंक्लूड करेंगे। जी बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न जहाँ तक आपने कहा कि भाई मीडिएशन को हम लोग कैसे प्रभावी करेंगे, तो ये मीडिएशन बिल लाके ही एक प्रकार से हमने ये एक संदेश सरकार की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से जनता को गया है कि भाई एक नया एक सिस्टम आया है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, इसको आप स्वीकार करें, इसको यूज़ करें। और अगर लिटिगेशन मीडिएशन बाय द वे फेल होता है तो लिटिगेशन का रास्ता तो आपके लिए हमेशा खुला ही है। ये एक ऑल्टरनेटिव एडिशनल फीचर दिया गया है और इसमें सबसे बात यह है कि लोगों का लिटिगेशन में फेथ है, क्योंकि वो पर आपने स्वयं कहा कि उसमें बहुत देरी होती है, तो इसमें तो 180 दिन के पूरी समय सीमा तय कर दी। अगर विवाद का फैसला हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। तो इस नाते ये पार्टीज़ को स्वयं निर्णय करना है कि इस पूरे विवाद के निराकरण का स्वयं मैं ही मेरे हाथ में इसकी चाबी है, तो उसमें चाबी को घुमाऊंगा तो निर्णय अवश्य ऐसा निकल सकता है जो कि मुझे किसी किसी और संस्था के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो ये आपको अपने थॉट प्रोसेस को अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो मुझे लगता है ज़रूर ये बात जी एक और सवाल प्रभावी होगी। ऑनलाइन मीडिएशन का तो पूरी तरह से इस विधेयक में एक अलग से प्रोविजन ही दिया गया है और इसमें आप ये समझिए कि इसमें टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो नॉर्मली किसी लिटिगेशन में संबंधित रहता है कि भाई उसी न्यायालय में आप वाद कर सकते हैं जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, इसमें एक्सेप्शन दिया गया है कि ऑनलाइन मीडिएशन आप कहीं से भी कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको उसको रजिस्टर कराना है तब आप स्वयं उस न्यायालय के वाद में आना पड़ेगा, नहीं तो एक बहुत प्रभावी तरीके से ऑनलाइन मीडिएशन को प्रमोट करने के लिए इस बिल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कानून अपने आप में संपूर्ण नहीं होता जब तक उसमें जन भागीदारी या जन जागरूकता ना हो। जन भागीदारी होगी और फैसला और न्याय मिलना हो जाएगा आसान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपने समय निकाला और बातचीत की। अनिल जी, आप वर्चुअली हमारे साथ जुड़े और जुड़ी जनता जनार्दन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।